प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन कर, वंदो वृष शिरमौन। वंदो वृष शिरमौन। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितादिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुबिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय। भव्य को सुख कर आहू। बोलेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन यहाँ किया गया है। और इसके अंतर्गत यहाँ अपनी चर्चा चल रही है लोकानुप्रेक्षा की। लोकानुप्रेक्षा यानी लोक के स्वरूप का विचार, और लोक के स्वरूप के विचार के माध्यम से भेद ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति जीव को हो। तो लोक का क्या स्वरूप है? एक तो लोक का आकार प्रकार भौगोलिक स्वरूप, अथवा वो जो लोक जिनसे मिलके बना है, छह द्रव्यों का समूह रूप जो लोक है। छह द्रव्यों के स्वरूप की यहाँ चर्चा की। और वो जो लोक है तो वो लोक की व्यवस्था, क्योंकि द्रव्यों के समूह का नाम लोक है ना, विश्व। तो वो द्रव्यों की क्या व्यवस्था है, किस तरह से उनमें परिणमन होता है, किससे मिलके वो द्रव्य बने हैं, वो सारी वस्तु स्वरूप की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। अब वो जो द्रव्य है, उस द्रव्य का जो स्वरूप है वो अनेकांत रूप है। उस अनेकांत स्वरूप को किस प्रकार से जाना जाता है, क्योंकि वस्तु तो अनंत गुण धर्मात्मक है, तब तो सब कुछ एक साथ दिखेगा, समझ में आएगा। लेकिन अभी तो हम ही हैं, छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त जीव जानेंगे तो जानने में क्रम पड़ता है। जानना इकट्ठा नहीं हो पाता है। जैसे केवल यानी परमात्मा एक साथ युगपत सब कुछ जानते हैं, ऐसा छद्मस्त जीवों को एक साथ जाना नहीं जाता है। तो वो अ, जानता है जीव ज्ञान से, लेकिन किसी एक को मुख्य करता है, बाकी सब उस समय गौण रहते हैं। तो ये मुख्य गौण करके जीव जानता है। अथवा तो जो कर्मों के आवरण है, कर्मों के आवरण के अनुसार तो भी पूरा नहीं जान पाता है। जितना भी ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, उसमें वो मर्यादित ही जान पाता है। तो ये मुख्य गौण मतलब ये दो प्रकार से जानने की पद्धति यहाँ बताई गई है, जानने का उपाय। एक प्रमाण से जाने और एक नए से जाने। प्रमाण के दो अर्थ कल बताए थे। प्रमाण किसे कहते हैं? दो तरह से मतलब, बोलिए पूर्णिमा जी।
प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। फिर उसके भेद नहीं बाहरी पूछ तो भेद नहीं पूछ रही, प्रमाण शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ। जो वस्तु को संपूर्ण रूप से एक साथ जाने उसको प्रमाण कहते हैं। ये एक हुआ, और दूसरा? वस्तु को भेद करके जाने वो पर उसमें आ जाएगा प्रमाण के बाद नए। नहीं, ठीक है। तो प्रमाण शब्द के ही दो तरीके से अर्थ बता दे। एक तो ये जो आपने बताया वो ठीक है। सम्यक हाँ, ज्ञान या प्रामाणिक ज्ञान? सम्यक ज्ञान प्रमाण, बड़ी दो तरह से प्रमाण कहते हैं। एक तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और जो वस्तु को संपूर्ण रूप से जाने, संपूर्ण वस्तु को जाने, सर्व धर्मों को, सर्व पक्षों को जाने, उसे प्रमाण कहते हैं। इस तरह से दो तरह से प्रमाण की परिभाषा मिलती है। तो प्रमाण है वो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है। और नय, नय किसे कहते हैं? नय किसे कहते हैं? नए किसी भी वस्तु के एक गुण को प्रमुख करके मतलब विशेष रूप से बतलाता है और बाकी गौण हो जाते हैं अपने आप, तो वो नए बढ़िया। कहलाते हैं। जो वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानता है अथवा कहता है वो नय कहलाता है। तो प्रमाण से पूरी वस्तु को जाना गया। देखो, जो एक अंश को मुख्य कर रहा है उसके माइंड में और पक्ष भी हैं। माइंड मतलब वो ऐसा, माइंड का मतलब है अभी तो मुख्य मतलब फ्रंट में तो एक ही है जिसको बात वो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं जानता है कि इसमें और धर्म नहीं है। और धर्मों को जानता हुआ होने पर भी अभी उसमें से किसी एक को मुख्य करता है, वो तो है सच्चा नय। और वो बाकी सारे धर्मों को जाने ही नहीं, और एक ही धर्म को जाने और यही धर्म है बस वस्तु में, ऐसा माने, उसी को पूरी वस्तु माने, तो वो एकांत है। वो फिर नय नहीं, वो मिथ्यात्व है। तो नय भी सम्यक ज्ञान का अंश है, और प्रमाण तो सम्यक ज्ञान है ही। प्रमाण सम्यक ज्ञान है और नय भी सम्यक ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का ही अंश है। प्रमाण का ही अंश नय है ना। दूसरे शब्दों में जो परिभाषा में देखा था, श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। श्रुत विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मति श्रुतादि मन परे ज्ञानी केवल मन परे केवलानी ज्ञानम, वहां तत्वार सूत्र में इनको प्रमाण के अंतर्गत लिया है। ये शुद्ध ज्ञान है, ये प्रमाण है, और उस शुद्ध ज्ञान का अंश वो नय है। और ये शुद्ध ज्ञान में ही ये मुख्यता गौणता वाली क्वालिटी होती है कि किसी एक अंश को हाईलाइट कर सके। तो एक को हाईलाइट करते हैं तो बाकी सब अपने आप ही गौण हो जाते हैं। करना नहीं पड़ता है कि इसको मुख्य करेंगे, गौण करने में लगेंगे तो सब मुख्य हो जाएंगे। इसलिए किसी एक को मुख्य करते हैं तो अन्य अपने आप ही उसमें गौण हो जाते हैं। तो ये प्रमाण और नय का यहाँ स्वरूप बताया। और फिर कल हमने देखा था कि जो नय है वो दो प्रकार के यहाँ नय बताए हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? कि द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु है, वस्तु कैसी है? वस्तु में द्रव्य है कि पर्याय है? कि वस्तु में द्रव्य पर्याय दोनों है। तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के द्रव्य पक्ष को मुख्य करने वाला या द्रव्य पक्ष को विषय करने वाला जो ज्ञान का अंश है, जो ज्ञान की पर्याय है, जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के द्रव्य पक्ष को मुख्य करने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। द्रव्य पर्यायात्मक, वे वापस बोलने के लिए बोल रही थी मैं। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के द्रव्य पक्ष को मुख्य करने वाली या विषय बनाने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय को
द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। अब ऐसे पर्यायार्थिक की परिभाषा बना सकते हैं। द्रव्य पर्यायार्थक पर्यायात्मक वस्तु के पर्याय पक्ष को मुख्य करने वाली या विषय बनाने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय को पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। तो वस्तु कैसी होती है, कल हमने देखा था, वस्तु की फॉर्मेशन देखी थी कि वस्तु में 4 चीजें हैं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु कैसी होती है? द्रव्य की अपेक्षा वस्तु कैसी होती है? द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य होती है, अभेद होती है, नित्य है और एक है। नहीं, अभी 4 बताए ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। उसमें से द्रव्य की अपेक्षा वस्तु कैसी होती है? द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य विशेष होती है। बहुत बढ़िया। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य विशेष होती है। द्रव्य के 2 किए थे ना अपन ने, द्रव्य के सामने एक सामान्य और एक विशेष, और उसको सामान्य विशेषात्मक, इस तरह से 3 कॉलम अपन ने इधर बनाए थे आगे। तो द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य विशेष है। क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु कैसी है? भेदाभेद है, भेद रूप है अथवा अभेद रूप है। काल की अपेक्षा वस्तु कैसी है? नित्य अनित्य नित्य अनित्य है। और भाव की अपेक्षा वस्तु कैसी है? विनीता आंटी, आवाज नहीं चालू हुई है। चलिए, सुनीता आंटी बोलिए, भाव की अपेक्षा कैसी है? एक अनेक। एक अनेक। ठीक है, तो ये 4 चीजें देखी थी हमने। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, क्षेत्र की अपेक्षा से भेदाभेदात्मक है, काल की अपेक्षा से नित्यानित्यात्मक है, और भाव की अपेक्षा से एकानेकात्मक है। तो ये जो हमने इकट्ठा करके बोला, ये किसका विषय है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपसे पूछती हूँ। कल अपन ने समझा था वस्तु नित्यानित्यात्मक है, ये किसका कथन है? ऑप्शन में दे रही हूँ। द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है, पर्यायार्थिक न्याय का कथन है, कि प्रमाण का कथन है? क्या प्रश्न किया? वस्तु नित्यानित्यात्मक है, ये किसका कथन है? पद्मा जी। प्रमाण का। प्रमाण का, ठीक जवाब है। ये प्रमाण को किस तरफ से प्रमाण से वस्तु को देखा गया। प्रमाण का कथन मैंने मतलब प्रमाण से वस्तु को देखा गया है। किस अपेक्षा से देखा गया है? किस अपेक्षा से देखा गया है? मैं ज्यादा खुलासा नहीं करूंगी, आप लोग जवाब देंगे तो समझ में आएगा। काल की अपेक्षा बहुत से बढ़िया। नित्य नित्यात्मक। हाँ, ये प्रमाण का कथन है, प्रमाण से वस्तु को देखा गया है, लेकिन काल की अपेक्षा से। ठीक है, वस्तु अभेद है, वस्तु अभेद है, ये कथन किस नए से और किस अपेक्षा से किया है? बोली रजनी जी। ये पर्याय की अपेक्षा से किया गया है। पर्याय तो अपन ने, पर्यायार्थिक पर्याय तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में। पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा किया गया है। अभेद पर्यायार्थिक न्याय में जाएगा। सब गर्दन हिला रहे हैं ऐसे ऐसे। बोलिए आशा आंटी। द्रव्यार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय, और किस अपेक्षा से? दोबारा से पूछना, किस अपेक्षा से मतलब क्या? अभेद, वस्तु को अभेद कहा गया ना, तो वो कौन सी अपेक्षा से कहा गया है? जैसे अभी उन्होंने जवाब दिया था नित्यात्मक में कि काल की, अच्छा, क्षेत्र की अपेक्षा से। तो क्षेत्र की अपेक्षा से। ठीक है, क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु अभेद है। ठीक है, या द्रव्यार्थिक न्याय क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु को अभेद देखता है। कुछ भी कथन इस तरह से बना सकते हैं। वस्तु एक है, अभी ये कथन आता है एम एक को मैं एक हूँ, समय सार में गाथा है, अभी अपने इष्टोपदेश में श्लोक है, समाधि तंत्र में आया था। तुम एक हूँ, ये किस तरफ से कथन किया गया है?
द्रव्यार्थिक नय से और भाव की अपेक्षा से। भाव की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक न से देखा गया कि मैं एक हूँ। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। हाँ जी, प्रमाण की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा से। हाँ, प्रमाण से द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य सामान्य विशेषात्मक है। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से। ये इंटरेस्टिंग भी लगता है। अब देखो इसमें क्या कि हमने 3 कॉलम बनाए थे, एक द्रव्यार्थिक नय का, एक पर्यायार्थिक नय का और एक प्रमाण का। तो अब पहले तो अलग अलग थे, सामान्य फिर विशेष फिर सामान्य विशेषात्मक ऐसा। अब पूरा द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी दिखेगी? सामान्य, अभेद, नित्य और एक। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? अभी चारों पक्ष आ गए इसमें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। वस्तु तो पूरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है ना, तो चारों पक्ष आ गए, सामान्य, अभेद, नित्य, एक। अब इनमें से कोई भी एक पक्ष बोलते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए किस अपेक्षा से बोल रहे हैं। वस्तु को विशेष कहा गया। विशेष शब्द अपने आता है कितनी बार गाथाओं में, ग्रंथों में। तो विशेष कह रहे हैं तो कौन सा नय से कह रहे हैं विशेष? पर्यायार्थिक नय से कह रहे हैं। ये अब समझ में आना चाहिए अपने को। और पर्यायार्थिक नय से वस्तु के क्या क्या नाम है? ये वस्तु के नाम है, विशेष, भेद, अनित्य, अनेक। ये पर्यायार्थिक नय से वस्तु कैसी है? विशेष है, भेद है, अनित्य है, अनेक है। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? सामान्य है, अभेद है, नित्य है, एक है। और प्रमाण से वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक, नित्य नित्यात्मक और एकानेकात्मक। बहुत पहले, बहुत साल ही हो गए, 25-30 साल पहले ऐसे कैलेंडर निकले थे, और पूर्णिमा आंटी को ध्यान होगा, कानपुर से ऐसे कैलेंडर निकले थे और उसमें सामान्य, भेद, नित्य, एक ऐसा करके, और फिर नीचे लिखा था द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित होता कभी न मैं, इस तरह से। और ये सब चीजें बनी हुई थी उसमें। ये इसी का कैलेंडर निकला था, मतलब पूरा सामान्य, अभेद, नित्य, एक ऐसा। तो ये वस्तु का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ये द्रव्यार्थिक नय। और अब इसमें क्या है कि जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, देखो द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है? सामान्य, अभेद, नित्य और एक। ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? अभी वो परिभाषा अपनी अलग रखना। गुण पर्यवत द्रव्यम या सद्रव्य लक्षणम उत्पाद द्रव्य, वो अलग। अभी यहाँ नयों के प्रकरण में द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा है, ये मूल नय चक्र में दादा ने दिया है। मैंने खोल भी रखा है शायद आप लोगों को दिखाने के लिए। पेज नहीं है, नय चक्र में दिया दादा ने। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय आर्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं। तो विशेष को भी पर्याय कहेंगे, भेद को भी पर्याय कहेंगे, अनित्य को भी पर्याय कहेंगे, अनेक को भी पर्याय कहेंगे, सामान्य को भी द्रव्य कहेंगे। इसलिए आप देखेंगे सामान्य शब्द जहां आता है वहां उसका अर्थ अपन द्रव्य करते हैं ज्यादातर। ये प्रवचन सार वगैरह में सामान्य शब्द यूज में लेते हैं तो उसका अर्थ होता है द्रव्य। अभेद शब्द जहां आएगा उसका अर्थ क्या करेंगे? उसका अर्थ होता है द्रव्य। एक शब्द लेंगे तो उसका अर्थ होगा द्रव्य। नित्य कहेंगे उसका अर्थ क्या होता है? अब समझ में आ रहा है ना, अपन स्वाध्याय करते हैं तो किसका अर्थ ये लेते हैं। तो ये कहाँ से आया है? ये इस प्रकरण से। तो द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं और पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं। अब देखो द्रव्य, 2 तरह के द्रव्य हो गए। आज मैंने बोला तो था, यहाँ बोर्ड रखा भी था लेकिन वो लाना ही मैं भूल गई कि एक तो द्रव्य है पूरा द्रव्य जिसके अपन ये भेद कर रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और ये सब है ना। एक तो पूरा द्रव्य आप लोग समझ पाएंगे मेरे ख्याल से बिना बोर्ड के भी। और एक उसमें से अपन ने भेद किया है द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से एक द्रव्य है ना। तो एक तो है, या फिर ये जो द्रव्यार्थिक नय का जो पूरा विषय है ना, द्रव्य क्षेत्र, ये सामान्य, अभेद, नित्य, एक। सामान्य, अभेद, नित्य, एक ही किसका विषय है? कौन से नय का विषय है? द्रव्यार्थिक की पर्यायार्थिक?
द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। और द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को क्या कहते हैं? द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को द्रव्य कहते हैं, है ना। तो ये जो अपन ने भी चार्ट बनाया है, तो इसमें से केवल अपन ने 4 कॉलम बना रखे हैं। एक कॉलम में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखा है, फिर एक में सामान्य भेद नित्य एक लिखा है, एक में विशेष भेद अनित्य अनेक, और एक में द्रव्य नहीं, सामान्य विशेषात्मक भेदाभेदात्मक नित्य नित्यात्मक एकानेकात्मक, ये 4 कॉलम है। तो जो सेकंड वाला कॉलम है, चार्ट सबने बनाया है कि नहीं बनाया कॉपी में? किस किस ने नहीं बनाया है? अनिता जी चार्ट बनाइए, आपको तो जरूरत ही है, बिल्कुल बना के रखिए, नहीं तो फिर थोड़े दिन में तो भूल भाल जाएंगे। तो ये जो सेकंड वाला कॉलम है, सामान्य अभेद नित्य एक, इस सामान्य अभेद नित्य एक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है द्रव्य। ठीक है, इस सेकंड वाले कॉलम का नाम है द्रव्य, क्योंकि ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। लॉजिक क्या है? इसको द्रव्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, इसलिए इसका नाम है द्रव्य। और ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरे जिसके भी अपन ने भेद किए, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी द्रव्य है ना। अभी 2 तरह के द्रव्य हो गए, तो कौन से वाले द्रव्य की बात चलेगी? ये हमको समझना पड़ेगा कि किस द्रव्य की बात चल रही। ये यहाँ पे ध्यान, एक तो पूरी वस्तु को भी द्रव्य कह रहे हैं, और ये एक इसको बोलते हैं द्रव्यांश, लेकिन उस द्रव्यांश को भी द्रव्य कह रहे हैं। ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि उसको भी द्रव्य कहा जाए। इसलिए जब भी अभी मतलब अपने पीछे आया था शायद प्रकरण, कि इस तरह के प्रकरण होते हैं, जो कल भी शायद प्रश्न था, प्रीति का ही प्रश्न था शायद कल, प्रीति तुमने पूछा था ना कुछ इस तरह से कि ये प्रमाण का विषय होना चाहिए था। तो ये प्रमाण का विषय नहीं है, ये जो हमने लिया है, ये द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को भी द्रव्य कहते हैं, और जो प्रमाण का विषय है पूरी वस्तु, उसको भी द्रव्य कहते हैं। तो ये अब अपने को समझना पड़ेगा पढ़ते समय, समझते समय, कि अभी कौन से द्रव्य की बात चल रही है। तो जो दृष्टि का विषय होता है, ये प्रकरण है एक्चुअल में 6ठी 7वीं गाथा समय सार की। समय सार विनीता आंटी, अर्चना जी तो बराबर कनेक्ट कर पा रहे हैं। विनीता आंटी ने भी पढ़ा होगा, पूर्णिमा आंटी दादा के अनुशीलन में दादा ने ये पूरा दिया है। 6ठी 7वीं गाथा में दृष्टि के विषय की चर्चा है समय सार में। तो वहां ये जो अपन ने पढ़ा है ना, सामान्य वेद नित्य और ये पूरा वहां समझाया है। अब इसमें से है दृष्टि का विषय क्या है, दिखा रहे हैं बराबर, बढ़िया। दृष्टि का विषय है ये, दृष्टि का विषय पूरा वाला द्रव्य भी नहीं है। प्रमाण का द्रव्य वो दृष्टि का विषय नहीं है, क्योंकि प्रमाण का विषय तो द्रव्य और पर्याय दोनों आ रही है, सामान्य भी है, विशेष भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। तो दृष्टि का विषय मतलब जिसमें अपने को अपना उपयोग केंद्रित करना है, जिसका अपने को आत्मा का जो अनुभव करते समय, उस समय किस पे हमको उपयोग लगाना है? पर्याय पर अगर दृष्टि केंद्रित करेंगे तो पर्याय तो अनित्य है, बदलने वाली है, और वो खुद बदल रही है, तो हमारी दृष्टि कैसे स्थिर होगी? इसलिए पर्याय पे दृष्टि केंद्रित नहीं होती है, दृष्टि केंद्रित होती है स्थिर तत्व पर। तो दृष्टि का विषय क्या है? वो है ये सामान्य अभेद नित्य एक, ये द्रव्य है। इसको भी द्रव्य कहेंगे, इसको ध्रुव कहेंगे। यद्यपि है ये द्रव्यांश, लेकिन द्रव्यांश को भी द्रव्य संज्ञा दी जाती है। तो दृष्टि का विषय प्रमाण का विषयभूत द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं है, नय का विषय, और नय में भी द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो द्रव्य है वो दृष्टि का विषय। तो एक तो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य होता है, एक द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य होता है। तो उसमें से हमें अपनी दृष्टि, अपना उपयोग किस पर केंद्रित करना है? कि इस द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो सामान्य अभेद नित्य। अब आप जो गाथाएं जो अपन बोलते हैं ना, इन गाथाओं के आधार पर, तो आप उन गाथाओं को देखेंगे उठा के, तो ये सामान्य अभेद नित्य की जो द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य की चर्चा उसमें होगी। अहम एक को खलु शुद्धो नाण दंसण समग्गो निम्ममो नाण दंसण समग्गो सम्मिठितो तच्चित्तो। इस तरह से वो जो भी रसमारूपम गंधम जो भी गाथाएं आप देखेंगे ना, वो सब दृष्टि के
विषयभूत द्रव्य में ये द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य की बात उसके अंतर्गत आएगी। निश्चय व्यवहार नयों की भाषा में कहें तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत उसकी बात आएगी। तो ये चर्चा, यद्यपि यहाँ इतना प्रकरण तो दिया नहीं, सीधा सीधा सा ही बात की है, लेकिन अपन नए चक्र तो जाने कब पढ़ेंगे, पर प्रकरण आया है तो थोड़ी सी मूलभूत बात अपन कर लें, ये सोच के मैंने ये बात यहाँ पर थोड़ी ले ली है। देखिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट से सुना भी और समझा भी, समझ में भी आया मेरे हिसाब से। जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों का तो पहले का सुना हुआ है, बाकी लोगों को भी अच्छा उनके फेस से लग रहा है कि अच्छा समझ में आया है। बोलिए। मैं बात पहली बार ही सुना है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि दृष्टि की तरफ से तो मतलब अपने जो ध्यान लगाते हैं वो एक चीज पे स्थिर होकर लगा, तो सामान्य जो चीज है उसी पे लगाए, पर्याय पे मतलब ध्यान नहीं लगेगा, द्रव्य पे ही ध्यान लगेगा, इसका मतलब ये हो गया। बिल्कुल। मतलब द्रव्य का जो अनचेंजेबल पार्ट है ना, वो है द्रव्यार्थिक में। हाँ, वो द्रव्यार्थिक है ना? नय का अनचेंजेबल, जो कभी उसमें हाँ। कोई चेंज नहीं होता, जो ध्रुव मतलब वो है, ध्रुव है या ध्रुव जो इसको कहते हैं, हाँ, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय पार्ट जो है वो द्रव्यार्थिक में। उसको लक्ष्य में देखो, वस्तु में प्रमाण के विषय में मतलब वस्तु में पर्याय है, हाँ। लेकिन लक्ष्य नहीं देना है उस पर, दृष्टि उस पर केंद्रित नहीं करनी है। जैसे कल जो उदाहरण दिया था ना, ये प्रीति का लास्ट में क्वेश्चन था, वो सोने की अंगूठी, ये प्रमाण का विषय है। सामान्य विशेषात्मक, ये दोनों चीजें हो गई ना, सोना सामान्य, अंगूठी विशेष, तो ये पूरा वो वस्तु हो गई, लेकिन वो दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय मतलब हमारा उपयोग किस पर रहता है, फोकस। कि कितने तोला है सोना, कितना तोला है, वो दृष्टि का विषय रहता है। ऐसे ही सामान्य वो दृष्टि का विषय होता है, तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है। और जो अंगूठियों में आकार प्रकारों में डिजाइन में जो उलझे रहते हैं, तो वो डिजाइन के चक्कर में वो लॉस, वो घाटा ही खाते हैं, वो नुकसान होता है। जितनी ज्यादा डिजाइन में और उसमें लगे रहेंगे उतना नुकसान होता है। और जो मूल सोने पर कि कितना सोना है, उस पर जिसकी नजर रहती है, तो वो प्रसन्न रहता है, मतलब उसको लाभ की प्राप्ति होती है। बोलिए। मतलब अनुभव के काल में या चिंतन के काल में द्रव्य दृष्टि रखनी है, पर्याय आ रही है और जा रही है, लेकिन उसी पर्याय में द्रव्य दृष्टि रखनी है ना, वही पर्याय तो द्रव्य को दृष्टिभूत करेगी। हाँ, तो उस दृष्टि पर्याय को लगाने नहीं वाली देखना। पर्याय मतलब उपयोग है, वो पर्याय रूपी है। हम्म, पर्याय लक्ष्य करेगी, लेकिन पर्याय लक्ष्य करने पर भी वो अपने आप को मैं पर्याय हूं ऐसा नहीं देखेगी। मतलब वो काम मैं पर्याय द्रव्य। में होना है, पर हाँ, पर्याय में देखना नहीं है, पर्याय को देखना नहीं है। हाँ, पर्याय को देखने से नहीं होगा। पर्याय को देखते रहेंगे तो वो उपलब्धि नहीं होगी। हम्म, लक्ष्य द्रव्य पर रखना है, हम्म। बस। भाभी जो कल पढ़ा था ना हम्म। सत्य वाला, तो यदि इसमें जैसे कहें कि द्रव्य सत्य है तो वो द्रव्यार्थिक न से हो गया, और यदि ऐसे कहें कि दुनिया में सभी जीव और अजीव द्रव्य सत्य हैं तो ये प्रमाण हो गया। दोनों चीजें मिला दी तो जीव और अजीव सत्य है नहीं, दुनिया के सभी जीव और अजीव द्रव्य सत्य हैं, तो नहीं, विशेष भी सत्य आ गया, सत सामान्य। प्रमाण में लेंगे सत असत। सत सत सामान्य सहित, इसी के लिए कह रहे हो ना उदाहरणों में जो दिया है, हाँ, सत सामान्य सहित। यहाँ तो क्या क्या है कि सामान्य मतलब संग्रहने का विषय सामान्य लिया है, और व्यवहार ने जो संग्रह व्यवहार निगम संग्रह व्यवहार वाले हैं ना, क्योंकि आगे वो समझाने वाले हैं, तो संग्रहने के विषय को सामान्य कहा है, और जो व्यवहार का विषय मतलब उसका जो भेद किया उसको विशेष किया। लेकिन अपन प्रमाण के विषय में वैसे लेंगे तो प्रमाण के विषय में कहेंगे कि जीव सत असत रूप है। जीव को ही दोनों तरह का कहेंगे। जीव सत है, ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। जीव असत है, ये पर्यायार्थिक न्याय का विषय। और जीव सत असत है, ये प्रमाण का विषय। तो सत में आ गया द्रव्य रूप से, असत में आ गया पर्याय बदलती रहती हैं तो वो असत है, और कथनचित सत है कथनचित असत है, ऐसा मिलाकर वो प्रमाण का विषय। तो प्रमाण के विषय में वैसा बनेगा। जीव अजीव को मिलाने से प्रमाण का विषय नहीं बनेगा। धर्मों को मिलाने से, जीव अजीव तो द्रव्य है,
ये विषय कर रहे हैं धर्मों को, तो धर्मों को मिलाने से नए या प्रमाण के विषय होंगे। ठीक है, यहाँ तो जो भेद किए ना, ये तो आगे जो प्रकरण आने वाला है ना, संग्रह व्यवहार नय की अपेक्षा, उस तरह से यहाँ भेद किए। देखिए आगे, अब द्रव्यार्थिक नय के भेदों को बता रहे हैं। गाथा नंबर 271 है, पेज नंबर 120, कार्तिकेय अनुप्रेक्षण। बोलेगा सुमन जी। जो साहेदियदीदम् साहेदियदीदम् वियप्रूवं भविष्यमर्थं च वियप्रूपं भविष्यमर्थं च सम्पडिकालावित्थम् सम्पडिकालावित्थम् सोगुणो निगमो नियो गुणौ निगमो नियो। जो साहेदियदीदं वियप्रूवं भविष्यमर्थं च सम्पडिकालावित्थं सोगुणो निगमो नियो। जो साहेदियदीदम् वियप्रूपं भविष्यमर्थं च सम्पडिकालावित्थम् सोगुणौ निगमो नियो। जो साहेदी मतलब साधता है, सिद्ध करता है, साहेदी। अदीदम, अदीदम यानी अतीत, अतीत यानी भूतकाल। वियप्रूवम, वियप्रूवम विकल्प रूप, विकल्प रूप मतलब संकल्प रूप, संकल्प अर्थ उसका कर रहे हैं, विकल्प शब्द तो वियप दिया है, वियप्रूवम यानी संकल्प मात्र जो सिद्ध करता है अतीत को, भूतकाल को। भविष्यमठम चयनी और भविष्य को, भविष्य काल को। और संपड़ी कालाविठम और संप्रति काल, संप्रति काल मतलब वर्तमान काल, संप्रति जो वर्तमान में चल रहा है उसको। सोहु वह है, नओ यानी नए, नेगमो यानी नेगम, और नेयो यानी उसको जानना चाहिए। वह नेगम ने कहलाता है, उसको नेगम ने कहते हैं। देखिए अन्वयार्थ, जो नए अतीत, भविष्य तथा वर्तमान को संकल्प मात्र सिद्ध करता है वह नेगम नय है। नेगम ने किसे कहते हैं? अपन ने तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ा है, उसके जो 7 नए हैं वही चर्चा अभी आगे आने वाली है, बस इस चर्चा के साथ में ही और कुछ 1-2 गाथाएं और है, ये प्रकरण अपना लोकानुप्रेक्षा का फिर पूरा होगा। अब यहाँ इन 7 नयों की चर्चा कर रहे हैं और इन 7 नयों को द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में विभाजित कर रहे हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का स्वरूप बताया। यद्यपि जो नए चक्र हैं, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र मैल धवल आचार्य के जो पुराने जो नए चक्र आचार्य ने लिखे, वहां द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के अलग प्रकार से भी भेद किए हैं। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायार्थिक नय के 6 भेद, वो अलग, पर यहाँ वो नहीं किए इसलिए मैं वो नहीं ले रही हूँ, फिर वो अपना विषय उधर नए चक्र में चला जाएगा। यहाँ वहां ये भी किए, नैगम आदि नयों को भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में डिवाइड किया है। और जो कल अपन ने अर्थ नय, शब्द नय, ज्ञान नय पढ़े थे, उनको भी, उनमें भी ये 7 नयों को, 7 नयों में से अपन ने 7 नयों का स्वरूप पढ़ लेते हैं, फिर अपन कर लेंगे वो एक्सरसाइज तो, कि कौन से ज्ञान नय में जाएंगे, कौन से शब्द नय में जाएंगे, कौन से अर्थ नय में जाएंगे, वो अपन बाद में कर लेंगे 1-2 दिन, मतलब नेक्स्ट वीक में जब होगा। तो अभी तो यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेदों में इन 7 नयों को, कौन से द्रव्यार्थिक हैं कौन से पर्यायार्थिक हैं, उन्हीं को डिवाइड कर रहे हैं। और वो 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक और वो अलग चर्चा, वो कभी नया चक्र होगा या कभी और कोई प्रसंग आएगा तो अपन उनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं नैगम ने, द्रव्यार्थिक नय के भेद कर रहे हैं, नैगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने, ये 3 भेद, नैगम, संग्रह, व्यवहार, और ये 3 ऋजु सूत्र और आगे शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत, वो पर्यायार्थिक के भेदों में जाएंगे। तो पहला भेद किया है नैगम ने। नैगम ने किसे कहते हैं? कि संकल्प ग्राही नय को नैगम ने कहते हैं। वहां अपन ने, आप लोग निकाल सकते हैं तत्वार्थमणि प्रदीप में भी देखना चाहे,
कि जो संकल्प ग्राही संकल्प मात्र को ग्रहण करता है उसे नैगम्य कहते हैं। अब वो नैगम्य के 3 भेद अपन ने देखे थे, भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य। तो उसी आधार पे परिभाषाएं बना दी है कि जो ने अद्भुत काल को, भविष्य काल को और वर्तमान को संकल्प मात्र सिद्ध करता है। संकल्प मात्र सिद्ध करता है का मतलब ये है कि केवल वो माइंड में है, वो काम हो रहा है, होएगा, हुआ था, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन संकल्प मात्र मतलब हमने ऐसा संकल्प किया है। जैसे कल हमारे यहाँ बैठक चलती है, मतलब शाम को रात को सब बैठते हैं, तो ऐसा मतलब कुछ लोग कुछ हैं बिल्कुल जो धर्म से ज्यादा जुड़े हुए नहीं है ऐसा, तो ऐसी चर्चा हम चल रही थी भी नियम, तो हम नियम लेने को नहीं कह रहे आप, क्योंकि नियम से आदमी डरता है, नियम लेते ही घबराता है कि हम नियम ले लेंगे तो बंध जाएंगे, फिर टूट जाए छूट जाए तो पाप लग जाए। तो उनको लिए ये वर्ड कहा कि मतलब नियम प्रतिज्ञा मत लो, रूल बना लो, जबकि रूल का भी हिंदी अर्थ तो नियम ही होता है लेकिन रूल मतलब रूल इन द सेंस था कि आप बस ऐसा डिसाइड कर लो, संकल्प कर लो कि हमको आधा घंटा स्वाध्याय करना है। भाई नियम ले लो, प्रतिज्ञा ले लो, फिर घबराता है आदमी कि हम कभी कहीं ऐसा हो नहीं कर पाए, तो वो तो आप एक रूल बना लो, भाई फॉलो करना है इस काम को अपने को, कि कैसे भी करके दिन भर में आधा घंटा स्वाध्याय करना। तो ये संकल्प, जिसे हम संकल्प कहते हैं, डिसाइड कर लिया अभी ये काम करना है। तो बहुत सारे काम अपन ऐसे करते हैं कि भले ही प्रतिज्ञा नहीं करते, लेकिन फिर भी अपन सोच लेते हैं भी इतना तो अपने को ऐसा तो काम करना ही है, तो उसमें ज्यादा घबराहट भी नहीं होती। और फिर जब वो हैबिट में आ जाता है, और कोई भी काम नियम लेने से पहले इसी तरह से होता है और इसी तरह से करना चाहिए कि पहले आप एक सामान्य सा रूल या संकल्प करके उसको फॉलो करो, और फिर जब आपको इजी हो जाए कि अब अपनी आदत होगी, अभ्यास हो गया, फिर प्रतिज्ञा ले लो। तो उसमें खींचतान या टूटने का भय या और कोई दूसरी समस्या, और इतने दिन आप फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या समस्या आ रही है नहीं आ रही है वो भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ वो संकल्प की बात कर रहे हैं कि जो संकल्प मात्र सिद्ध करता है कि भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को संकल्प मात्र सिद्ध करता है, वह नैगम्य है। जैसे कि उदाहरण इसमें दिए थे अपन ने वहीं के उदाहरण, ये तो बाद में पढ़ते हैं अपन भावार्थ, जो पहले अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है उसको वो जल्दी से याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो वो देख लेते हैं कि जैसे हमने बोला आज क्या है, आज क्या है, वो है आज गांधी जयंती, 2 अक्टूबर है ना आज, तो आज गांधी जी का जन्म, तो आज गांधी जी का जन्मदिन है, गांधी जी आज पैदा हुए हैं, कहाँ है, तो ये कैसे कह रहे हैं हम आज गांधी जी का जन्मदिन है जन्मदिन मतलब जन्म हुआ है, तो ये भूत नैगम्य से कह रहे हैं कि कितने साल पहले आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, लेकिन उसको भी हम, ये संकल्प है हमारे माइंड में, मतलब ये डिसीजन है, ये हमको निर्णय है, ये पता है, तो उसको वर्तमान रूप से कह रहे हैं। भूतकाल में इतने साल पहले, कितने 100 साल से ज्यादा तो हुए होंगे, कौन सा वाह है पता नहीं, तो इतने साल पहले गांधी जी का जन्म हुआ था और उसको हम कह रहे हैं आज गांधी जी का जन्मदिन है, तो ये भूत नैगम्य से है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम का कुछ समझ लीजिए, हम थोड़े टाइम में कोई काम होने वाला है, तो उसको अपन वर्तमान में यूज में लेते हैं कि ऐसा पूछते हैं कभी कभी, अभी तो कितने बजे हैं, अभी 3:19 हुए हैं, आज शाम को क्या बना है, ऐसे करके बच्चे पूछेंगे, मान लो ऑफिस में कॉलेज में है, मम्मी शाम को क्या बना है, नहीं तो भाई यहाँ हमारे कुछ हो रहा है हम यहाँ खा लें, ऐसा करके बच्चे देखते हैं ना घर पे क्या बना है वहां क्या बना है, तो कहीं 2 ऑप्शन होते हैं, तो जहाँ अच्छा हो वहां खा लेंगे हम, ऐसा। तो आज क्या बना है, अभी तो 3:20 हुए हैं, अभी तो बना नहीं, लेकिन हमारे माइंड में संकल्प रहता है, अपन थोड़ी तैयारी करके आए हैं, कुछ अपन ने भिगो दिया है, कुछ सुधार ली है सब्जी कि ये बनना है, तो उसको वो कहते हैं वर्तमान नैगम्य, कि अभी अभी हमने केवल दाल भिगोई है और आटा गूंथा है, वगैरह दाल बाटी बनी है, आज तो हमारी दाल बाटी बनी है, किसी को कह देंगे कोई मिल जाएगा, चलो हमारे घर चलो दाल बाटी बनी है, ऐसा। तो ये कहलाएगा वर्तमान नैगम्य, जो शॉर्ट टाइम में ही पूरा होने वाला है।
और जिसको पूरा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला है वो कहलाएगा भावी नैगम्य, मतलब डिसाइड है। जैसे राजा श्रेणिक अगली चौबीसी के पहले तीर्थंकर हैं, राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर हैं। अब राजा श्रेणिक तो पहली बात कहा हमने, कौन से नय से कहा, अभी राजा श्रेणिक है क्या, ये तो पूछना है हमने से। लेकिन अगली चौबीसी के पहले तीर्थंकर हैं, अभी तो कब होंगे, 81-82 हजार वर्ष बाद, 2,500 वर्ष बीत गए, 81-81,500 वर्ष बाद होंगे वो तीर्थंकर। पर हम कह रहे हैं पहले तीर्थंकर हैं, तो ये क्या है, ये भावी नैगम्य, होंगे शब्द भी लगा सकते हैं भी लगा सकते हैं, वो भावी नैगम्य से। और जो शॉर्ट टाइम में जो काम होने वाला है अभी समझ लो कुछ समय में, तो वो कहलाएगा वर्तमान नैगम्य। तो ऐसा संकल्प मात्र सिद्ध करता है। अब कोई जरूरी नहीं है वो काम हो ही हो, हमने दाल भिगोई, आटा गूंथा था और हमारे मन में था कि हम दाल बाटी बनाएंगे, लेकिन फिर मान लो कोई परिस्थिति हो गई, किसी ने कह दिया या किसी की तबीयत बिगड़ गई तो हमने बाटी नहीं बनाई, गूंथा आटा, अब मोहन का आटा तो गूंथा था, अब क्या करें, इसकी मटरी बना दो, अब क्या करें, अपने को तो खिचड़ी बनानी पड़ेगी या चावल बना लिए, दाल तो भिगोई थी। तो अब हमारा आपने तो कहा था दाल बाटी बन रही है और बनी है, और ये तो क्या बन गया आपके, तो आप झूठ बोलते हो। कि झूठ नहीं है, हमारे माइंड में वही था, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई, तो वो काम कंप्लीट होगा ही, ये जरूरी नहीं है। बस संकल्प मात्र को ग्रहण करते हैं कि हमने जो जिस समय हमने वो काम प्रारंभ किया था तब वही सोच के किया था, वही हमारे माइंड में था, कोई मायाचारी कोई झूठ ऐसा हमारे मन में नहीं था, तो इसलिए वो नय का विषय है। मायाचारी और झूठ तो साफ साफ वो नय का, नय तो समय ज्ञान का अंश है, वो नय का विषय नहीं, वो नय नहीं है, वो तो झूठ ही है, वो तो पाप है। लेकिन ये हम यानी हमने जो हमारे मन में विकल्प था उसके आधार पे कथन किया, तो ये नैगम नय का विषय बनेगा। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं थोड़ा सा। द्रव्य 3 काल की पर्यायों से अन्वय रूप है। द्रव्य कैसा है, द्रव्य को अन्वय कहते हैं, और 3 काल की पर्याय उस द्रव्य में, अन्वय मतलब अनुअय मतलब है, उसमें है का मतलब मिल जाएंगी पर्याय ऐसा नहीं, लेकिन वो पर्याय द्रव्य रूप हो गई। देखो पर्याय कहाँ जाती है, द्रव्य में निरंतर पर्याय हो रही है, तो हो रही है तो वो पर्याय कहाँ जाती है कि नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है का मतलब क्या है, समुद्र में से लहर उठती है, नष्ट हो जाती है, उठती है, नष्ट हो जाती है, तो नष्ट होके क्या होता है, वो लहर नष्ट होके क्या होती है, समुद्र रूप हो जाती है, पानी रूप हो जाती है। कोई बबल बना पानी में, बबल बुदबुदा, और फिर वो खत्म हो गया, तो क्या हो गया, वो पानी में से हुआ था वो पानी रूप हो गया, बस। तो ये पर्याय द्रव्य में से आई थी, द्रव्य में से उत्पन्न हुई थी, अब नष्ट होके क्या हो गई, वो द्रव्य रूप हो गई, उसको कह रहे हैं द्रव्य 3 काल की पर्यायों से अन्वय रूप। अच्छा वो लहर समुद्र रूप हो गई तो दिखती होगी समुद्र में कहीं, फिर ढूंढो अंदर से कि कहाँ है लहर, ढूंढने में नहीं मिलेगी, अब वो समुद्र बन गई ना, तो वो पर्याय अब द्रव्य बन गई, तो आप खोजने जाओगे कि द्रव्य में से मिल जाए वो पर्याय। ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, अब इसको गला दिया, अभी तो अंगूठी दिख रही है, अब इसको गला दिया तो अंगूठी कहाँ गई, ये सोना रूप, सोना था, सोना रूप हो गई। अब उस सोने में आप ढूंढोगे कहाँ है कहाँ है, अब वो जो भी उसका पिंड विंड जो भी बन जाएगा तो उस रूप में नहीं मिलेगी, लेकिन ये अंगूठी द्रव्य रूप हो गई, सोना रूप हो गई अपना, क्योंकि इसका स्वरूप क्या था, ये पर्याय किसकी थी, सोने की पर्याय थी, सोने की अवस्था थी, तो सोने रूप हो गई। तो द्रव्य 3 काल की पर्यायों से अन्वय रूप है, उसको अपना विषय कर अतीत काल पर्याय को भी वर्तमानवत संकल्प में ले, आगामी पर्याय को भी वर्तमानवत संकल्प में ले, वर्तमान में निष्पन्न को तथा अनिष्पन्न को निष्पन्न रूप संकल्प में ले, यानी अनिष्पन्न वर्तमान में, इसकी परिभाषा ऐसे ही बनाते हैं कि नैगम नय की, कि वर्तमान में अनिष्पन्न को निष्पन्न के रूप में संकल्पित करना। वर्तमान में अनिष्पन्न मतलब वर्तमान में जो काम नहीं हो रहा है, निष्पन्न का अर्थ हो चुका वाला नहीं, निष्पन्न शब्द अपन ऐसा
हो चुकने वाले अर्थ में लेते हैं, हो चुकना नहीं, वर्तमान में जो काम नहीं हो रहा है, वर्तमान में नहीं होते हुए काम को वर्तमान में देखना, ये नैगम्य कहलाता है। चाहे भूतकाल वाला काम हो वो भी वर्तमान में नहीं हो रहा, गांधी जी का जन्म अभी हुआ क्या, नहीं हो रहा वर्तमान में। चाहे क्षणिक राजा तीर्थंकर रूप में, वो भी वर्तमान में नहीं है। चाहे वो चावल बनने की या जो भी दाल बाटी बनने की जो भी चीज है, वो भी वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में तो तीनों ही काम अनिष्पन्न है, नहीं हुए हैं, लेकिन उसको वर्तमान में देखना वो नैगम्य कहलाता है। तो वर्तमान में निष्पन्न को तथा अनिष्पन्न को निष्पन्न रूप संकल्प में ले ऐसे ज्ञान को तथा वचन को नैगम्य कहते हैं। ये दोनों बातें, क्योंकि नय है दो रूप से होते हैं, नय ज्ञानात्मक भी होते हैं और नय वचनात्मक भी होते हैं। इसलिए ऐसे ज्ञान को भी नैगम्य कहते हैं, केवल जान रहे हैं तो, या ऐसा हम वचन बोल रहे हैं मुंह से या लिख रहे हैं तो उन वचनों को भी नैगम्य कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान को तथा वचन को नैगम्य कहते हैं। इसके भेद अनेक हैं। सब नयों के विषय को मुख्य गौण कर अपना संकल्प रूप विषय करता है। और भी नैगम्य के अलग से 9 प्रकार से भेद करते हैं, पर वो प्रचलित नहीं है, ये वो थोड़े कठिन भी है और प्रचलित भी नहीं है, इसलिए अभी यहाँ इतनी चर्चा अपन मतलब जो भेद यहाँ दिए हैं ये 3, भूत नैगम्य, भावी नैगम्य और वर्तमान नैगम्य, उसी आधार पे कर रहे हैं। सब नयों के विषय को मुख्य गौण कर अपना संकल्प रूप विषय करता है। सब नयों के विषय को, देखो ये नैगम्य का पेटा बहुत बड़ा है, इसलिए सबसे पहले नंबर पे रखा है। ये 7 नयों का क्रम ये क्यों दिया, नैगम संग्रह व्यवहार, ये अपन तब चर्चा करते हैं, कर चुके हैं जब 7 नयों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में की थी। इनका ये क्रम क्यों दिया, क्योंकि उत्तरोत्तर इनका विषय सूक्ष्म है, ये कारण वहां दिया है। पढ़ लेना आप लोग आज वो प्रकरण वापस से, आज पढ़ लेना और नेक्स्ट क्लास जब हो तब पढ़ के बैठना, तो एकदम इजी हो जाएगा वो पूरा प्रकरण। जो अंतिम सूत्र है पहले अध्याय का, वहां ये बात कही है कि इनका ये क्रम क्यों रखा, क्योंकि इनका विषय उत्तरोत्तर 1 by 1 सूक्ष्म है। नैगम से संग्रह का, संग्रह से व्यवहार का, व्यवहार से ऋजु सूत्र का, शब्द समय रूढ़े होंगे, इनका विषय सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो नैगम नय का विषय सबसे ज्यादा है। इस सब नयों के विषय को मुख्य गौण करके ये अपना विषय बना लेते हैं नैगम। उदाहरण, जैसे इस मनुष्य नामक जीव द्रव्य के संसार पर्याय है, सिद्ध पर्याय है और यह मनुष्य पर्याय है, ऐसा कहें तो संसार अतीत, अनागत, वर्तमान 3 काल संबंधी भी है। सिद्धत्व अनागत ही है, मनुष्यत्व वर्तमान ही है, परंतु इस नय के वचन से अभिप्राय में विद्यमान संकल्प करके परोक्ष अनुभव में लेकर कहते हैं कि इस द्रव्य में मेरे ज्ञान में अभी यह पर्याय भासती है। ऐसे संकल्प को नैगम्य का विषय कहते हैं। इनमें से मुख्य गौण किसी को कहते हैं। ये जो उदाहरण दिया वो वही, कि जैसे मारीची देखना, शेर देखना, महावीर देखना, और महावीर को भी तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर के रूप में देखना, ये सब कौन से नय का विषय है? 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, ये कौन से नय का विषय है? ये जो कथन हमने किया है ये कौन से नय का विषय है? भूत नैगम्य। भूत नैगम्य। आप कारण बता सकते हैं क्यों भूत नैगम्य में ले रहे हैं? बोलिए अंकल। भूत नैगम्य का नहीं होगा, तो कौन से नय का होगा? मेरे ख्याल में तो भविष्य का होएगा। भविष्य नैगम्य ये अपना महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर है, ये भविष्य का कैसे होगा? ये तो भविष्य का तो स्पष्ट रूप भविष्य का से नहीं मतलब, हाँ भूत का ही होगा क्योंकि हो चुके हैं ना। ठीक है। और कोई कुछ कह रहे हैं इसके अलावा? बोलिए दीपिका जी। क्योंकि अब वो तो सिद्ध हो गए, इसलिए वो
पहले मतलब वो तीर्थंकर तो है, पर वो अब सिद्ध हो गए। अब तीर्थंकर तो अनंत दशा का नाम है। तीर्थंकर जो कहा जा रहा है वो अनंत दशा में सिद्ध तीर्थंकर नहीं होते, जो सिद्ध हो गए हैं। इसलिए महावीर भगवान को 24वें तीर्थंकर कहना ये भूत नैगम्य का विषय है। मारीची कहना ये भी भूत नैगम्य का विषय है। शेर कहना वो भी भूत नैगम्य का विषय है। और सिद्ध महावीर ये कहना ये है वर्तमान नैगम्य। अब भावी तो क्या लगाएंगे, वो तो भावी में भी सिद्ध सिद्ध ही अवस्था होगी उनमें, अभी तो उस अपेक्षा से। तो ये एक एक द्रव्य की ये जो पर्याय है, 3 काल संबंधी पर्याय हैं। बीच वाला वो इसलिए राजक्षणिक का बैठता है बराबर, उसमें तीनों अवस्थाएं अपने को अच्छे से दिख जाती हैं, सही समझ में आती है। या फिर शेर की पर्याय को ले लो, शेर को वर्तमान को लो, अगर शेर की पर्याय वर्तमान तो मारीची की भूतकाल और तीर्थंकर होने की वो भावी काल भविष्य काल की है। तो इस तरह से ये जो इस द्रव्य में मेरे ज्ञान में अभी ये भासती है, अभी दिख रही है, ऐसे संकल्प को नैगम्य का विषय कहते हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि वर्तमान में देख रहा है पहली बार, चाहे भूतकाल की चीज हो पर्याय हो, चाहे भविष्य काल की पर्याय हो, वर्तमान में अभी देख रहा है उसको, इसका नाम है नैगम्य। इसको नैगम्य कहते हैं। अभी जैसे किसी के घर में बालक का जन्म हुआ, लड़के का, तो लड़के का जन्म होते, आजकल तो खैर बदल गए जमाने, पुराने जमाने में ऐसे होता था, लड़के का जन्म होते ही वो क्या सोचते थे, बारात जाएगी, बहू आएगी। तो वो अभी तो हुआ है जन्म, लेकिन अभी अभी क्या दिख रही है, वर्तमान में ही वो बहू दिख रही है, वर्तमान में ही दिख रही है। ये नैगम्य। अब वो ब्रह्मचर्य ले ले तो कहाँ गई तुम्हारी बहू, कहाँ गई बारात, लेकिन दिखती क्या है कि वो वर्तमान में वो अवस्था दिखाई देती है। ऐसे बोली रहे मुझे। मैं महावीर स्वामी को हम वर्तमान नैगम्य से भी बोल सकते हैं ना, कि वो इस काल के 24वें तीर्थंकर है, इस वर्तमान काल के, मतलब इस काल के, उस अपेक्षा से। वो जो कह रहे हैं ना 24 भी, वो एक्चुअल में तो भूत नैगम नहीं है ना, क्योंकि एक भी 24 अभी है नहीं है। नहीं, काल की अपेक्षा से। हाँ तो वो बस वो बड़ा लंबा काल देख के कह सकते हैं ऐसा, लेकिन रियल में देखेंगे उसको तो वो भूत नैगम में चला जाएगा। वो तो वर्तमान अवसर्पणी को वर्तमान में ले लेंगे तो फिर वर्तमान नैगम्य में आ जाएगा। बोलिए आशा। इसमें कैसे देखेंगे जो मनुष्य नामक जीव द्रव्य बताया है, इसमें जैसे भावी पर्याय में तो आप शायद सिद्ध, भावी नैगम्य में आप सिद्ध बना सोच सकते हैं, वर्तमान में मनुष्य की पर्याय है, और भूत का क्या करेंगे? भूत की जो भी है, ऋषिदेव नारकीय संसार दशा लिखा है ना, इसलिए क्योंकि भूतकाल में तो चारों गतियों रूप संसार में घूम ही रहा था ना, तो वो तो सारी अवस्थाएं प्राप्त की हैं भूतकाल में, तो नरक भी, निगोद भी, मनुष्य भी, देव भी, तिरंच भी, सभी। तो भूत नैगम्य से संसार अवस्था, वर्तमान नैगम्य से संसार और मनुष्य दोनों ही अवस्थाएं हूँ तो, और भावी नैगम्य से सिद्ध पर्याय, ऐसा सोच सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, इसलिए अभी इसमें आएगा रत्नगंज शावकाचार में आगे, वहां सदा सुदास ने ऐसे लिखा है, किसी ने हमको कहा कि ये तो गधा है, तो अब इसमें दुखी क्यों होना, तो भूत नैगम्य से थे ना गधे, गधा कभी ना कभी संसार में घूमे हैं, तो गधा कुत्ता बिल्ली बने कि नहीं बने। नरक में भी परावर्तन किए हैं, और अनादिकाल से कार्यक्रम क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। गुस्सा क्यों आता है, वो उसमें है उत्तम क्षमा वाले में ही शायद दिया है, छठे वाले भावनाधिकार में। गुस्सा करने का काम क्या है, कारण क्या है, ये जो कह रहा है गलत थोड़ी ना कह रहा है, कि भूतकाल की पर्यायों में रहेंगे ही, और अगर अभी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, भान नहीं किया, विषय भोगों में लीन रहे, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि फिर आगे गधा कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। हम नहीं बनेंगे, हम तो, हमको तो निकलना ही है, पार ही होना है। हाँ, लेकिन जो नहीं करेगा तो फिर उपाय क्या है, जाना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये भूत नैगम्य से कोई कुछ भी कहता है कि ये नैगम्य समझ में आ जाए, जिनागम का एक शब्द, एक प्रकरण, एक शब्द समझ में आ जाए, जरा सा भी वास्तव में समझ में आ जाए, तो काफी है, बहुत है पार होने के लिए।
इतनी सी नैगम ने समझ में आ जाए तो फिर क्या झंझट है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। इसका नाम है स्यादवाद, ये स्यादवाद है। इसी को तो कहते हैं हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। कि किसी ने कुछ भी बोला तो हमारे पास इतना बड़ा नैगम ने है कि सब समाएगा उसमें, क्रोध की और इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए इसका कहा ये सब नयों के विषय को, ये जो शब्द है ना, सब नयों के विषय को मुख्य गौण करके अपना संकल्प रूप विषय करता है। तो इस प्रकार से ये नैगम नय की चर्चा अपनी हुई है। अब आगे संग्रह व्यवहार आदि नयों की चर्चा आगे अपन करेंगे। अभी एक सेकंड, वर्तमान में निष्पन्न और अनिष्पन्न दोनों को निष्पन्न रूप में लें तो निष्पन्न में जो हो गया काम या चल रहा है जो, और अनिष्पन्न में जो संकल्प किया। हाँ, दोनों मतलब कुछ ऐसे होता है प्रोसेस में चल रहा है, आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है, कुछ हो गया है कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे निष्पन्न मतलब खाना बनेगा भोजन, तो वो सब चीजें तैयार हों, उसमें से कुछ चीज बन गई है, कुछ जैसे सब्जी बनानी तो ऐसे होता है ग्रेवी बन गई है, अब उसको छौंकना है, या अपने को कुछ इस तरह के छोले बनाने हैं तो उबल गए हैं, छौंके नहीं है, तो कुछ निष्पन्न हो गया कुछ अनिष्पन्न है, इस तरह से ऐसे। जिनवाणी स्तुति। बोलिए। दुर्भाव मन में भी अभ्यास, आवे, अभ्यास हो सकता है। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, जिन आज्ञा हो शीस परिणित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुवानंतकारी, वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक, ऊंचा रहे ध्वज सदा स्वादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। ये हो तो आश्रम में जो बात जय श्री